हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट डे 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रीड किए थे, तो चलिए आज हम कुछ भारतीय संविधान के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके हम लगभग 30 क्वेश्चंस को रीड करेंगे, जिसमें कि हमारे 10 क्वेश्चंस जो भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में होंगे और 20 क्वेश्चन संविधान सभा से होंगे। अगर भारत के उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इस पद का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है और ना ही इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। फिर भी हमारे देश में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। पता नहीं कि ऐसा कौन सा पद है जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री पद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का या उप प्रधानमंत्री का। तो जैसा कि आपको बता ही दिया है, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में अगर पढ़ें तो भारत का उप प्रधानमंत्री जो है वो भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद संवैधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता है। सामान्यतः उप प्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे गृह मंत्री या वित्त मंत्री। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि संविधान ने प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम कहा है, अतः शक्ति संतुलन हेतु, मतलब शक्ति को संतुलन करने के कारण। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। पता नहीं कि उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था निम्न में से किसके द्वारा हुई है। राष्ट्र के हित में नहीं है, यह प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, यह राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। दोस्तों, अगर उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की बात की जाए तो इसका जो है ये राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है, उप प्रधानमंत्री पद। ये ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का कौन होता है। मुख्य सहायक होता है, या प्रतियोगी होता है, या साथी होता है, या फिर मार्गदर्शक होता है। दोस्तों, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री का एक प्रतियोगी होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स अगर हम देखें तो पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये 1947 से 1950 तक इस पद पर आसीन रहे। अंतिम उप प्रधानमंत्री इनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी थे, अंतिम उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या बीपी सिंह। दोस्तों, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स अगर हम देखें तो 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार में दो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बनाए गए। भारत के उप प्रधानमंत्री की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक उप प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद मोरारजी देसाई ये 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक रहे। इसके बाद हमारे जगजीवन राम 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। इसके बाद चौधरी चरण सिंह 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। जस्ट बाद वाई बी चौहान 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इसके बाद चौधरी देवीलाल ये 2 दिसंबर 1979 से 1 अगस्त 1990 तक। फिर चौधरी देवीलाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। फिर अंतिम जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी, ये 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अभी तक कोई उप प्रधानमंत्री पद पर हासिल नहीं हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1977-79 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। पता नहीं कि कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे 1977-79 के दौरान। चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम,
ये मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। तो जैसा कि अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था लिस्ट में कि चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जो थे 1977-79 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स अगर हम पढ़ें तो 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बनाए गए। भारत के उप प्रधानमंत्री की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। चलिए हम दोबारा एक बार और रीड कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। पहले जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहे। इनके बाद मोरारजी देसाई, ये 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक रहे। इनके बाद जगजीवन राम, ये 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक रहे। इनके बाद चौधरी चरण सिंह, जो 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक रहे। फिर वाई चौहान, ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे। फिर चौधरी देवीलाल, 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक। फिर चौधरी देवीलाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। इनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, जो 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, उपराष्ट्रपति के या कैबिनेट मंत्री के? दोस्तों, उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कि ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। डिटेल्स अगर पढ़ें तो संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं, बताना है। 3, 5, 7, 10। तो दोस्तों अभी तक हमने पिछले बताया भी था कि 7 उप प्रधानमंत्री अब तक रह चुके हैं। ओके, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है, पूरी तरह सत्य है, बताना है। पहला है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। ये भी ठीक है, बट क्या कारण है, किस वजह से, ये नहीं है इसमें। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है परंतु संवैधानिक मान्यता है। संविधान में उप प्रावधान के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ सही ऑप्शन की बात की जाए तो सी इज राइट है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही इसे संवैधानिक मान्यता माना गया है। ओके, डिटेल्स अगर पढ़ें तो भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद संवैधानिक पद नहीं है और प्राय अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियां नहीं रखता है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? सरदार पटेल, LK आडवाणी, चरण सिंह या BD जत्ती? दोस्तों सरदार पटेल भी भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, LK आडवाणी भी अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी भी, चरण सिंह भी। BD जत्ती ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स अगर पढ़ें तो BD जत्ती भारत के उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक 5 सालों का रहा था। 1977 में राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 6 माह तथा 11 फरवरी से 25 जुलाई तक जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये हुए हमारे 10 क्वेश्चंस भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम 20 क्वेश्चंस भारतीय संविधान सभा के बारे में रीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? पता नहीं कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। जूनागढ़ ने, कश्मीर ने, हैदराबाद ने तो मैसूर ने। दोस्तों हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन सी रही। डिटेल्स अगर पढ़ें हम तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस अभियान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? दोस्तों BR अम्बेडकर का जो संविधान में निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स पढ़ें तो VN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके बाद अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या उपर्युक्त सभी? दोस्तों अगर यहाँ सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन
सीज राइट होगा क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था। डिटेल्स देखें तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार के आधार पर, सर्वमताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर या वर्गीय मताधिकार? दोस्तों संविधान सभा का जो चुनाव था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स देखें तो भारतीय संविधान सभा में प्रायः सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ ईसाई, पारसी तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में पंडित विजयलक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू तथा बेगम रसूल थी। इस प्रकार ऑस्टिन के शब्दों में भारतीय संविधान की एक लघु झांकी प्रस्तुत की गई थी। यह सही है कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और इस आधार पर यह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परंतु एक प्रतिनिधिक संस्था अवश्य थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स वही है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने? दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। और ये तो हमको पता है कि यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का जो दिन है उसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में? दोस्तों संविधान सभा के लिए अगर चुनावों की बात की जाए तो ये 1946 में संपन्न हुए। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको पता ही होगा। पहला ऑप्शन 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। डिटेल्स देखें तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? दोस्तों प्रथम अधिवेशन इसका दिल्ली में ही हुआ था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने या सी राजगोपालाचारी जी ने? दोस्तों इसके उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। डिटेल्स देखें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को? दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी?
संविधान सभा के दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि अभी पीछे भी पढ़ा था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इनके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या बेनेगल नरसिंह राव? दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स अगर देखें हम तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियां, उप समितियां तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 247 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, पाँचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर हुए थे, सातवें टी.टी. कृष्णाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष वही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिटेल्स वही है जो हम पीछे 2-3 क्वेश्चंस में रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एच बेग या टी.टी. कृष्णाचारी? दोस्तों पीछे हमने रीड किया थी के.एम. मुंशी भी इसके सदस्य थे, एन गोपालाचारी आयंगर भी और टी.टी. कृष्णाचारी, बट एच बेग का नाम हमने कहीं नहीं पढ़ा। सो ऑप्शन सी इज राइट। एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। मिर्जा जी.एच. बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह लोली बेदसर के लिए उन्हें सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16? दोस्तों इनकी जो अनुसूचियाँ थी इन्होंने 13 अनुसूचियाँ नियुक्त की थी, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति को नियुक्त कब किया गया? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या 16 दिसंबर 1947 को? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप की बात की जाए तो इस समिति की जो नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को की थी, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स पढ़ें तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 247 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो इसके अध्यक्ष बने, एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, पाँचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर चुने गए थे, सातवें टी.टी. कृष्णाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात। सो फ्रेंड्स, ये हुआ आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यहाँ 40 नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने संविधान सभा के 20 क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट 8 या पार्ट 11 की वीडियो है जिसमें हमने संविधान सभा के 20 क्वेश्चन को रीड किया। सो बस आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।